बच्चों कैसे हो सब लोग। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस। शुरू करें, चलो। होमवर्क है ना, आज होमवर्क करते हैं। टाइम बचा तो SHM कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 16 है और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? स्टेज 3 के एंड पे। पार्ट डी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 3 पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51। सबसे पहले 49, ठीक है। ऑप्शंस कुछ एक क्वेश्चंस के हो सकते हैं गलत दिए हो, आप मिला लेना। 49 में देखो बच्चों क्या लिखा है। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नजदीक वृत्तीय कक्षा में है। उपग्रह से एक रॉकेट दागा जाता है। स्तंभ 1 में रॉकेट के दागने की दिशा तथा स्तंभ 2 में संबंधित परिवर्तन दिए गए हैं। स्तंभ 1 में दी गई जानकारी का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। मिलान करना है, करते हैं। ये उपग्रह, ये पृथ्वी, ठीक है बच्चों। ये उपग्रह का पथ है, यहाँ पर है उपग्रह। अब देखो पहले क्या लिखा है कि रॉकेट जो दागा जा रहा है, उपग्रह से एक रॉकेट दागा जाता है। स्तंभ 1 में P में लिखा है पृथ्वी के केंद्र की ओर। रॉकेट को इधर दागोगे तो इसका एक जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बाहर की तरफ, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। उपग्रह की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा अभी यहाँ पर है तो यही है। पोटेंशियल एनर्जी अभी चेंज नहीं हो रहा ना, नियत इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नो चेंज, ऐसे कह दें नो चेंज, रहने दो, समझ जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस निकाय की कुल ऊर्जा बढ़ गई, कुल यांत्रिक ऊर्जा। ये बढ़ जाएगी। कुल यांत्रिक ऊर्जा बढ़ने का मतलब अगर ये इलिप्टिकल पाथ में गतिशील हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? कुल एनर्जी हो जाएगी -GMM/2A। यहाँ पर A जो है वो इलिप्टिकल पाथ का ये त्रिज्यार है। A जो है ना वो दीर्घवृत्ताकार अक्ष का सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, लघु दीर्घ अक्ष की लंबाई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गया तो इसका मतलब ये पूरा मान बढ़ गया। ये ऋणात्मक है यानी ये मान घटा होगा, ऋणात्मक को छोड़ के इसका परिमाण घटा होगा, ए का मान बढ़ा होगा। दीर्घ वृत्त की जो क्या बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, दीर्घ लघु दीर्घ नहीं अर्ध दीर्घ अक्ष, काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष ये बढ़ जाएगा। ऊर्जा बढ़ेगी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगा और क्या बढ़ जाएगा? इसका कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष ये बढ़ जाएगा, यानी ACD। P में ACD और Q में भी ACD। क्यों? ठीक है, उसमें रॉकेट को ऊपर दाग दिया, नीचे आ गया, काइनेटिक एनर्जी फिर भी बढ़ गया। इस क्षण पोटेंशियल एनर्जी सेम है, कुल यांत्रिक ऊर्जा बढ़ेगी, A का मान बढ़ेगा, यानी जो भी ऐसे होगा, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है तो फिर ऐसे होगा, मतलब जो भी हो पाथ इलिप्टिकल तो होगा। ये समझ में आया ना। उसके बाद फिर R में लिखा है कक्षा अथवा तल के लंबवत। अब लंबवत इधर रॉकेट छोड़ा तो ये चला जाएगा पीछे, एक गति इधर एक गति इधर, तो ऐसे घूमने लग जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ बीच में पृथ्वी है, पहले ऐसे घूम रहा था, अब ऐसे घूमने लग जाएगा, तो तल भी बदल जाएगा। बाकी सब कुछ तो होगा ही। PQR, R में हो जाएगा ABCD, हो गया।
अब एस में क्या लिखा है, सामने की दिशा में, उधर ही रॉकेट को दाग दिया, इसका स्पीड हो जाएगा कम। स्पीड कम हो गया तो अब ये ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अभी भी होगा, लेकिन अब इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो सिर्फ एक ही आंसर लिखेंगे ए। तल तो बदलेगा नहीं, तल नहीं बदल रहा, दीर्घ अक्ष घट ही जाएगा और कुल ऊर्जा कम हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, 50 और 51। पहले प्रश्न संख्या 50। देखो बच्चों, 50 में क्या लिखा है, एक उपग्रह पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में त्रिज्या a तथा वेग v0 से परिक्रमण करता है। ये लो, ये बन गया एक उपग्रह का पथ, ये आ गया पृथ्वी, त्रिज्या हो गई a, वेग हो गया v0। ठीक है, इतना ही तो दिया अभी। उपग्रह से एक कण सामने की दिशा में सापेक्ष वेग v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 माइनस 1 v0 वेग से दागा जाता है। नहीं समझ में आया? देखो ना, दिया हुआ है, जो कण को भेजा जा रहा है किस सापेक्षिक वेग से, v0 इंटू रूट 5/4 माइनस 1। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक है, ऐसे लिखा है रूट 5/4, असल में क्या है रूट 5/4, तो रेक्टिफाई कर लेना। और भी बहुत सारे मिस्टेक है, वो सब बता दो। तो रूट 5/4 आ गया। अब इसके सापेक्ष दागा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट स्पीड क्या हो जाएगी, पृथ्वी के सापेक्ष उसका जो वेग होगा वो हो जाएगा vr प्लस v0, यानी v0 इंटू रूट 5/4। इस वेग से दागा गया है। अब हमें बताना है कल कण की कुल ऊर्जा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से अधिकतम दूरी, यहां से दागा गया, स्पीड बढ़ गया और ये हो गया पैराबोलिक पाथ। अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, जब तक होगा नहीं तब तक ड्रॉ करते रहेंगे। ये लो, कुछ ऐसा पाथ होगा, समझ गया ना? हो गया। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गतिशील होगा, तो हमें क्या क्या बताना है, एक तो कुल ऊर्जा बताना है, न्यूनतम दूरी तो a होगी, अधिकतम दूरी भी बताना है। तो हम लोग कुल ऊर्जा की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी Gmm/a। और एक इलिप्टिकल पाथ के लिए जो टोटल एनर्जी होता है क्या लिखते हैं, -Gmm/2 इंटू सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ आता है यहाँ पर। तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ r मान ले, सेमी मेजर एक्सिस। अब इतना लिखने के बजाय सीधा सीधा r लिख देते हैं, और r हम लोग लिख दें अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। हो गया, m को काट दो। अब v0 क्या होता है, v0 होता है स्क्वायर रूट ऑफ Gm/2
रेडियस है a, तो हो जाएगा 5/8 GM/a माइनस GM/a माइनस 2, नहीं 2 तो नीचे आएगा, GM/2R। GM को कैंसिल करें, GM कट गया क्या बचेगा देखो, 5/8 माइनस 1 यानी कि माइनस 3/8। कहाँ लिखे, अब उधर कहीं लिखते हैं, इधर कहीं लिखते हैं, जगह कम पड़ गया। माइनस 3/8a इक्वल्स टू माइनस 1/2R, माइनस से माइनस काट दो, 2R हो जाएगा 8a/3, R हो जाएगा 4a/3। ठीक है, हालांकि हमें 2R की जरूरत थी। देखो यहां से यहां तक है 2R, इस 2R में से मिनिमम दूरी है a, तो अधिकतम दूरी क्या होगी 2R माइनस a, यानी कि 8a/3 माइनस a, ये 5a/3 हो जाएगा क्या। अब इन दोनों को प्लस करके देखो, 8a/3 हो गया। तो न्यूनतम दूरी a, अधिकतम दूरी 5a/3, और कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा ये है, नगर काटते नहीं है ना, तो माइनस 3GMM/8a। कुल ऊर्जा में यहां लिख देता हूं, टोटल एनर्जी, इसी को सॉल्व करके आ जाएगा m काटे बगैर, माइनस 3GM/8a। अब आपको देखो क्या रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 3GMM/a, नीचे 8 लगा दो, 8a हो गया, फिर माइनस साइन लगा दो, लगा देना। उसके बाद कहना कि पहले का P का आंसर होगा E। फिर Q का आंसर देखो, न्यूनतम दूरी दी हुई है, आंसर क्या होगा F, कुछ और दिया है आंसर में, जो भी दिया हो उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। फिर कण की अधिकतम दूरी R में देखो, अधिकतम दूरी क्या है 5a/3 जो लिखा है C में, और इसका आंसर B दिया था, गलत दिया था। अब समझ में आ गया ना, तो ये 50 हो गया, 51 सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों 51 में क्या लिखा है, माना किसी समांग यानी यूनिफॉर्म द्रव्यमान वितरण, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण V तथा E किसी बिंदु पर क्रमशः गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। अब द्रव्यमान, ठीक है, अलग अलग, यह द्रव्यमान वितरण अलग अलग स्थितियों में स्तंभ A में दिया है। अनंत पे गुरुत्वीय विभव 0 है, E और V का मान मैच करना है। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चों। P में क्या लिखा है, पतले गोलाकार कोश के केंद्र पर हॉलो स्फीयर है, केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, और बस इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल फील्ड 0, गुरुत्वीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, E बराबर 0, V होता है माइनस GM/त्रिज्या, तो V हो जाएगा नॉट 0, यानी कि A और C, AC। फिर Q में लिखा है ठोस गोले के केंद्र पर, यही हो जाएगा, ठीक है ना, केंद्र पर 0 होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र, और विभव का मान होता है -3/2 r। फिर r में लिखा है एक ठोस गोलाकार, ठोस गोला है, इसमें एक गुहिका है, यहाँ पर अंदर में गुरुत्वीय विभव ये नियत होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र भी नॉन जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि दोनों नॉन जीरो। तो P का हो गया AC, Q का हो गया AC, R का हो जाएगा B और C, PQR S। S में लिखा है दो समान द्रव्यमान के बिंदु द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु पे, तो दोनों एक यहाँ है एक यहाँ है, मध्य बिंदु पर विभव तो शून्य नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, सॉरी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, जबकि विभव अशून्य होगा। तो आंसर इसका भी AC, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। ठीक है, स्टेज 4 पे आओ फटाफट, स्टेज 4 डिस्कस करेंगे। फोर पार्ट ए, पूरा पार्ट ए ही होमवर्क है ना, 1 से लेकर 16 तक दे दिया था, फिर 33 तक, तो डिस्कस करते हैं, जहां तक हो पाएगा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है ना, बारी बारी से सबको डिस्कस करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा है, एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 10 गुना है, वह त्रिज्या 10 गुना, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है, इंग्लिश मीडियम में सही लिखा है, द्रव्यमान 10 गुना हो गया, त्रिज्या 1/10 गुना। ठीक है, तो पलायन वेग कितना गुना होगा, ये दिया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान हो गया 10 गुना, त्रिज्या 1/10 गुना, तो 100 यानी कि 10 आ जाएगा बाहर। एक 110 किलोमीटर प्रति सेकेंड, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पृथ्वी की त्रिज्या r के पदों में वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 होता है। ऐसा लिख देते ना, R G/9, 6 नहीं है 9 है, क्या हो जाएगा 3 = 1 + h/r, 2 h = 2r, हो गया सॉल्व। थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको रख दे।
देखो थर्ड में क्या लिखा है, द्रव्यमान m तथा 4m के दो वस्तुएं एक दूसरे से दूरी r पर रखी हुई है। उनको मिलाने वाली रेखा की एक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण विभव जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहां शून्य है वहां विभव बताना है। यहां पर m 4m दूरी r, मान लो ये दूरी x, ये r माइनस एक्स, क्या है क्षेत्र 0, यानी कि gm बाई एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो, इधर और इधर लिख दो, r माइनस एक्स 2x, 3x r हो गया, x की वैल्यू r बाई 3 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो एक के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया r बाई 3, ये 2r बाई 3, v इक्वल्स टू माइनस gm बाई r बाई 3 माइनस gm बाई 2r बाई 3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। m की जगह 4m है, यहाँ पर 4m है, ऐसे। तो ये थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो बच्चों, फोर्थ में क्या लिखा है, एक अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। इसका पृथ्वी के पृष्ठ से स्वतंत्र अंतरिक्ष में प्रमोशन किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि स्पेस में इसको लॉन्च कर रहे हैं। जी तथा कैपिटल आर जो पृथ्वी की त्रिज्या है के मान क्रमशः 10 और 6400 किलोमीटर हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? किसके लिए? अंतरिक्ष यान को बाहर फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए, जी एम स्मॉल एम बाई 2r, इतना ही तो चाहिए होगा, ठीक है ना, इतना ही चाहिए, स्थितिज ऊर्जा के बराबर चाहिए होगी। माइनस gmm बाई r होता है ना, ये स्थितिज ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा और दे दें तो बाहर चला जाएगा। अब ये कैपिटल आर है, तो क्या लिख देंगे, gm बाई r को gr इंटू एम, जी के बदले 10, यहाँ पर 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 3 3 6 लिख सकते हैं, m का 10 टू दी पावर 3, तो 6 3 9 और 10 हो गया। पहला आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या लिखा है, ये समझ में आ गया ना, ये गतिज ऊर्जा हो गई और स्थितिज ऊर्जा इसका माइनस में आता है, यहाँ 2 आ जाता है। नहीं रुक जाओ, मैं लिख के बताता हूँ। यह है स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, स्पेस में उसको फेंकने के लिए टोटल एनर्जी कम से कम 0 चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसका प्लस कर दो। अब समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, जरा सॉल्व करते हैं। लिखा है m एवं द्रव्यमान m त्रिज्या r के ग्रह के पृष्ठ से स्मॉल m द्रव्यमान के उपग्रह 2r ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में लॉन्च करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार है ना। आवश्यक ऊर्जा कहाँ से फेंकना है, r से 2r ऊंचाई यानी 3r पर, माइनस gm बाई 2 इंटू 3r माइनस gmm बाई 2r। लो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पृथ्वी के सतह पर कुल ऊर्जा
कुल ऊर्जा चाहिए। पृथ्वी एम तथा आर के उपग्रह को 2R वृत्तीय कक्षा में लॉन्च करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए? तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए देखो, ये स्थितिज ऊर्जा है, ये वहां की कुल ऊर्जा है, हमें गतिज ऊर्जा चाहिए। मैं लिख के बताता हूं, काइनेटिक एनर्जी माइनस Gm/r, और r ये 2R ऊंचाई पर है, कुल ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल, जिसको हम लोग बंधन ऊर्जा बोलते हैं बच्चों, ये हो गया। आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 6, 1 - 1/6 यानी 5/6। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है? पहले में ही लिखा है, हो गया आंसर। अब मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, 6। में लिखा है दो पिंडों जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल M है, उनके बीच की दूरी 2L है, को स्थिर रखा गया है। इन पिंडों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु से एक M द्रव्यमान का कण लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, यानी उस रेखा के लंबवत गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है, तो सही प्राकथन है। हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। देखो 4th में तो क्या लिखा है कि द्रव्यमान M की ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। अगर वायु के कारण जो प्रतिरोध हो रहा है उसको नगण्य मान लें तब तो सही है, अदरवाइज जैसे जैसे ये वायु से होकर के पास होगा, घर्षण के कारण इसकी ऊर्जा वास्तव में कुछ कम हो जाती है। ये समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग अगर उस लॉस को कंसिडर ना करें तो 4th ऑप्शन तो सही होगा ही। 1 2 3 में से हमें चेक करना है कि पलायन वेग कितना होना चाहिए, ठीक है ना। पलायन वेग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ की कुल ऊर्जा अगर 0 हो गई तो पलायन कर जाएगा, यानी कि -Gmm/L, ऐसे दो पेयर बन रहे हैं, और ½mv², ये सब मिला करके 0 होना चाहिए। m से m को काट दो, इसको उठाकर उधर ले जाओ, v²/2 2Gm/L, इस 2 को इधर ले आना, v की वैल्यू √4Gm/L, 4 में से एक तो बाहर आ गया, आंसर आ गया। तो एक तो इसका आंसर कौन सा है, दूसरा, और एक चौथा में तो क्या लिखा है, ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी, और दूसरा पलायन वेग, ये हो गया पलायन वेग, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि अगर हम लोग घर्षण को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो पलायन वेग इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये इस गति से जाएगा, रास्ते में वायु का घर्षण है, उसका प्रतिरोध होगा, तो उस अवस्था में इसका वेग और कम हो जाएगा, अनंत तक नहीं पहुंच पाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th, प्रत्येक m द्रव्यमान के 4 कण। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। सेवंथ कितना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक बार लिख लेते हैं।
26। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें, एक बार देख लेते हैं। 33 है। 33 तक हो तो नहीं पाएगा, लेकिन जितना भी हो सके 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 7 से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 7 में देखो बच्चों क्या लिखा है। प्रत्येक द्रव्यमान m के 4 कण जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, एक दूसरे के अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में त्रिज्या r के एक वृत्त पर गतिशील हैं। प्रत्येक कण की चाल ज्ञात करें। ज्ञात कर लेते हैं। एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 बल लग रहा है। त्रिज्या अगर r है, ये √2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स F मान लो, यहाँ F मान लो, यहाँ F डैश मान लो। 45 डिग्री 45 डिग्री, तो पहले F का मान क्या हो जाएगा वो लिख देते हैं। gm²/√2a और F डैश का मान क्या होगा, gm1 m2। अच्छा r है, a के बदले r लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। इस तरफ जो नेट फोर्स है सेंटर की तरफ वो हो जाएगा 2f cos 45 यानी √2f प्लस f डैश। समझ गए ना। ये किसके बराबर होगा, mv² के बराबर। अब जरा वैल्यूज को पुट करो तो √2 gm²/2r² प्लस gm²/4r² इक्वल्स टू mv²/r। एक m कट गया, एक r कट जाएगा, gm/4 कॉमन ले लेते हैं, gm/4r। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। अब ये v² था, v की वैल्यू ये से रूट डाल दो, देखो कोई आंसर मैच किया, कर गया ना। सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन में यही लिखा ना, 4 बाहर आ जाएगा, 1/2 √gm/r 1 + 2√2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिखा है, एक ठोस गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r, इससे r/2 त्रिज्या का गोलीय भाग काट लिया जाता है। एक द्रव्यमान है ठोस गोला जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या r, उसमें से r/2 त्रिज्या का एक कैविटी निकाल लिया गया है। अनंत पर, इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, तो हमें कैविटी के अंदर विभव का मान ज्ञात करना है।
ये देखो, यहाँ पे बना देते हैं कैविटी, ठीक है, ऐसा ये तो है r/2, ये डिस्टेंस r/2, टोटल मास m था, जितना पार्ट हटा दिया गया उसका मास m/8 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है कैसे होगा? त्रिज्या को आधी कर दिया बच्चों, त्रिज्या आधा तो आयतन 1/8 गुना, और आयतन के समानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान भी 1/8 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस केंद्र पर यानी इसको O मान लो, C बिंदु पर विभव चाहिए, पूरे के कारण विभव होता -gm बाय इंटरनल पॉइंट है ना 2r³ इंटू r² 3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये पूरे के कारण विभव होता C बिंदु पर, लेकिन उसमें से m/8 मास हटा दिया और m/8 का केंद्र है ये, तो उसका विभव क्या होता -3gm/2r, -3gm/2r, m के बदले लिख दिया m/8, त्रिज्या है r/2। अब हमें मिल जाएगा पोटेंशियल, बस सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9th में आएंगे, इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या r तथा h वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R है, यानी बहुत कम ऊंचाई पर है। पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से पलायन करने के लिए इसके कक्षीय गति में आवश्यक न्यूनतम बदलाव, यानी लगभग पृथ्वी के सतह से ही वस्तु को फेंकना है। पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, √gm/r। स्केप करने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए, √2gm/r। h तो नेग्लिजिबल है ना, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, √2 - 1 √gm/r, √2 - 1 √gr। हो गया आंसर, सिंपल था। 9th का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10th में लिखा है, पृथ्वी के कैंसर है, ये तो पढ़ा हुआ है बच्चों। क्या गुरुत्वीय क्षेत्र जी का बदलाव कैसे होगा, अंदर में g प्रोपोर्शनल टू r होता है, बाहर g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो ऐसा ग्राफ किस में दिया, सेकंड में, ये अनंत पे जाके टच करेगा, ठीक है। 10th भी सॉल्व हो गया। अब 11th, में क्या लिखा है, यदि सूर्य के परितः वित्तीय कक्ष में घूमते हुए m द्रव्यमान के ग्रह का सूर्य के केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग L है, तो क्षेत्रीय गति क्या होगी, फॉर्मूला ही है केपलर का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, L/2m। अब क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, एक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h है, h तक लाने में, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक लाने में E1 ऊर्जा लगती है, ठीक है ना। तो E1 क्या हो जाएगा, -gmm/r प्लस h माइनस प्लस gmm/r, दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। फिर लिखा है,
तथा इस उपग्रह को इस ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में रखने के लिए E2 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना है, जो असल क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में लिखा है उसमें क्या, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि उसी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा पर गतिशील होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों, कितना होता है बताओ? Gmm/2r हो गया ना। अब क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों इक्वल हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा है E1 इक्वल्स टू E2। आपको क्या फाइंड करना है? h फाइंड करना है। बस सॉल्व कर लेना, h की वैल्यू सॉल्व करके r/2 आ जाएगी और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। E1 को E2 के बराबर लिखना, G कैपिटल M स्मॉल m कट गया, कैपिटल R और H, बस दो ही टर्म तो है, H की वैल्यू R के टर्म में लिख देना है। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मिटाने से पहले देखते हैं, अगर यही सॉल्व हो गया तो यही करते हैं सॉल्व। 13 क्या लिखा है? G, H और C। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, C है स्पीड ऑफ लाइट के रूप में समतुल्य संबंध निम्न में से किसके समानुपाती है? ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया बच्चों। G की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन ml2 mlt-2 और यहाँ पर m स्क्वायर, तो m-1 l स्क्वायर l3 t-2। ठीक है ना, ये हो गया जी। स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या लिख देते हैं? मीटर पर सेकेंड, LT-1। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जूल सेकेंड, ml2t-1। डायमेंशन सबका सही लिखा, न्यूटन mlt-2 बाय m स्क्वायर आ गया l3t-2, सबका डायमेंशन सही लिखा। उधर का मिटा दें, मिटाते ना, ये 11th वाला, फिर 12th वाला, ये हमें क्या बताना? टाइम का डायमेंशन। तो t प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर a, c टू द पावर b, h टू द पावर c, a b c या x y z आप ऐसे लिख सकते हो। अब m का पावर, l का पावर और t का पावर इक्वेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना लेंदी नहीं करना चाहते तो यूनिट आपको सबका पता है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में पुट करके देखो कि किस में ये सेकंड के बराबर आता है। जब आप पुट करोगे तो पहला ही ऑप्शन जो है ना वो मैच कर जाएगा, यानी 13th का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सिंगल करेक्ट है तो और ज़्यादा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर पहला ही सही हो गया तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे अभी भी ना। फोर्टीन्थ में लिखा है एक उपग्रह के परितः वृत्ताकार कक्षा में एक नियत गति v से घूम रहा है। एक उपग्रह v वेग से घूम रहा है।
ठीक है ना। फिर लिखा है उपग्रह से m द्रव्यमान का एक पिंड इस तरह उत्क्षेपित होता है, उत्क्षेपित मतलब फेंका गया होगा, कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ठीक पलायन कर जाए। उत्क्षेपण के समय पिंड की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? देखो बच्चों ध्यान देना, v जो है ना ये स्क्वायर रूट ऑफ gm/r है, एस्केप वेलोसिटी चाहिए 2gm/r, हमें चाहिए हाफ m ve स्क्वायर, यानी कि हाफ m। एक काम करो ना, इसको √2v लिख दो। mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3, ऑप्शन नंबर 3, 13th का 14th का 3 हो जाएगा। 15th में देखो क्या लिखा है, दो तारे जिनका द्रव्यमान 3 × 10⁻31 किलोग्राम है, उनके बीच की दूरी 2 × 10⁻11 मीटर है। उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र O के परितः किसी समतल में घूम रहे हैं। एक उल्का पिंड O से तथा होगा, उनके घूर्णन समतल अक्ष के लंबवत दिशा से गुजर रही है। अच्छा, केंद्र से गुजर रही है। इन दो तारों के गुरुत्वाकर्षण से पलायन करने के लिए उल्का पिंड की बिंदु O पर न्यूनतम गति का मान। देखो तो बच्चों, अभी छठा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है वही तो था। पलायन के लिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ gm/l, l क्या है? दूरी का आधा। g की वैल्यू क्या गिवन है? नहीं गिवन है, लो 6.67 10⁻⁻11। मास दिया है 3 × 10⁻31। दूरी दिया था 2 × 10⁻11। क्या लिख देंगे? 1 × 10⁻11। बस सब कुछ दिया है ना जी का मान। अब तो आगे सॉल्व करना है बच्चों, आगे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके इसका आंसर 4th आता है, चेक कर लेना, ठीक है ना, कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 14th हो गया, 15th हो गया, अब 16 में आते हैं। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में लिखा है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा में इस प्रकार। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 9 ही तो है ये, ठीक है। 16 और 9th आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, हो गया इसका आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। अभी डिस्कस किया है ये 16 वाला। 17 में लिखा है एक ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है। व्यास 3 गुना है, इसका मतलब त्रिज्या भी 3 गुना होगा, द्रव्यमान तो 3 गुना है ही। तो जी क्या पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। पृथ्वी की सतह पर सरल लोलक आवर्तकाल T है, तो उसका आवर्तकाल ग्रह पर क्या होगा? T बाई T'/T। L सेम है, T होता है 2π² L/g, तो G'/g ये होता है gm/r², gm'/r' का स्क्वायर। जी से जी काट दो, T' नीचे 2 सेकेंड, m' दोनों 3 गुना कर दिया है ना। तो यहां पर √3 आ जाएगा, T' की वैल्यू 2√3 सेकेंड, यानी कि थर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18।
ठीक है ना बच्चों। देखो 18 में क्या लिखा है, एल छड़ की एल लंबाई की एक छड़ x इक्वल्स टू ए तथा x इक्वल्स टू एल प्लस ए के मध्य रखी हुई है। इस छड़ की प्रति इकाई द्रव्यमान a प्लस बी एक्स स्क्वायर है। तो बिंदु x इक्वल्स टू 0 पर एक बिंदु द्रव्यमान m पर छड़ द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, मिटा के फिर से सॉल्व करते हैं, बाकी सबको मिटा के, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, फटाफट करते हैं। 18 19 टाइम भी थोड़ा ही है, देखते हैं जितना हो पाएगा। यहाँ पर m द्रव्यमान है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू l प्लस ए, ऐसा लिखा है। l लंबाई की एक छड़ है, x इक्वल्स टू a से l प्लस a के बीच में रखा हुआ है और लेमडा की वैल्यू दी हुई है स्मॉल m, और इसके बीच हमें फोर्स बताना है, गुरुत्वीय बल। a प्लस बी एक्स स्क्वायर, कैपिटल A और कैपिटल B, आंसर भी कैपिटल A और कैपिटल B के टर्म में है, ठीक है बच्चों। तो अब सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा स्टेप कंसीडर करके सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। ये लो, मान लो एक छोटा सा स्ट्रिप, थिकनेस dx, यहाँ से डिस्टेंस x, dm क्या हो जाएगा, लेमडा dx, फोर्स क्या हो जाएगा g, स्मॉल m कितनी बार है, एक ही बार ना, स्मॉल m, और dm को लिख दें लेमडा dx बाई एक्स स्क्वेयर। लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, काम हो गया। a प्लस बी एक्स स्क्वेयर, लिमिट ले लेंगे a से a प्लस l। अब आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा ना बच्चों। सॉल्व कर लेना, इसका फर्स्ट आंसर आता है, ठीक है बच्चों। सॉल्व करने के बाद कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसके आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19, देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के परितः r त्रिज्या की एक वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है। समान द्रव्यमान का एक धूमकेतु पृथ्वी की ओर गिरते हुए इस उपग्रह के साथ पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है। उपग्रह व धूमकेतु के चालें संघट्ट के ठीक पहले बराबर है। संघट्ट के बाद संयुक्त पिंड की गति होगी। अब पहले में लिखा है भिन्न त्रिज्या वाला एक वृत्तीय कक्षा, दूसरे में लिखा है इस प्रकार कि यह अनंत में पलायन कर जाएगा, तीसरे में लिखा है दीर्घ वृत्तीय कक्षा, चौथे में लिखा r त्रिज्या की उसी वृत्तीय कक्षा में। अब चेक करते हैं, देखो बच्चों ध्यान देना,
हम लोग मान लें ये पृथ्वी, इसका द्रव्यमान me, ये त्रिज्या r, यहाँ पर एक m द्रव्यमान का उपग्रह vo वेग से चल रहा था, दूसरा एक और आके टकरा गया इस दिशा में, तो कुल मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखो तो दोनों जब साथ चलने लगेंगे √2m v0 हो जाएगा, और कॉमन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी 2m द्रव्यमान वेग v डैश, और v डैश का मान कितना आएगा बच्चों? vo बाई √2, और वाइटल वेलोसिटी से कम आ गई, यानी अब ये ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे जाएगा। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो भी इलिप्टिकल पाथ होता, अगर एग्जैक्टली v0 का √2 टाइम्स हो जाता तब ये स्केप कर जाता। समझ में आया ना बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और दीर्घवृत्ताकार कक्षा किस में लिखा है? 19th का थर्ड ऑप्शन, तो 19th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस। और क्वेश्चन नंबर 20 से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है ना बच्चों? कितने क्वेश्चंस रह गए? इतने रह गए, तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, रिवीजन करना। ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं रह गए 16 या 17 18, 2 लेक्चर है, थोड़ा SHM भी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।